इंसाफ की जाएगी, जिसका इंतजार देश के सूचना अधिकार कार्यकर्ता दशकों से कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि सूरज की रोशनी सबसे अच्छी कीटाणुनाशक होती है और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज पारदर्शिता की वही विंडो को खोल के रख दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा कोर्ट बन गया जिसने अपने ही घर यानी न्यायिक तंत्र के अंदर लगे शिकायतों का कच्चा चिट्ठा आरटीआई के तहत सार्वजनिक कर दिया। जहां दिल्ली, मद्रास, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम हाई कोर्ट्स ने गोपनीयता का हवाला देकर हाथ पीछे खींच लिया था, वहीं उत्तराखंड ने मिसाल पेश की है। लेकिन इस पारदर्शिता की चमक के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे सवाल भी है जो सिस्टम को झकझोरते हैं। 250 से ज्यादा शिकायतें और कार्रवाई सिर्फ 4 पर। क्या ये सिस्टम की सख्ती है या अपनों के प्रति नरमी? आज इसी पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पारदर्शिता की एक ऐसी मशाल जलाई है जिसने देश के बड़े बड़े अदालती गलियारों की गोपनीयता को चुनौती दे दी। लेकिन इस ऐतिहासिक आरटीआई खुलासे के बाद कुछ ऐसे गंभीर सवाल भी है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। पहला सवाल, पदों के पीछे का रहस्य क्या है? ये 258 शिकायतें किन कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ है? क्या ये निचले स्तर के हैं या फिर इनमें जिला जज भी शामिल है, रसूखदार अधिकारी भी शामिल है? जजों का स्पीडी ट्रायल कहां है? जो न्यायपालिका आम आदमी को समय पर इंसाफ देने की कस्में खाती है, वहां खुद के अधिकारियों की शिकायतों का निपटारा होने में 5-5 साल का वक्त क्यों लग रहा? क्या जजों की जांच के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं होनी चाहिए? भारतीय न्यायपालिका को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता होगा, लेकिन अक्सर इस मंदिर के भीतर की प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाही एक रहस्यमयी पर्दे के पीछे छिपी रहती है। जब भी किसी जज या न्यायिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार की शिकायत की बात आती है तो संवेदनशीलता और गोपनीयता का हवाला दिया जाता है, सूचनाएं रोक दी जाती है। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने इस परंपरा को खत्म करते हुए एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है जिसने पूरे देश को सूचना अधिकार, आरटीआई कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों में एक उम्मीद जगा दी। उत्तराखंड हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा हाईकोर्ट बन गया है जिसने अपने अधीनस्थ न्यायालयों के जजों के खिलाफ मिली शिकायतों का एक डेटा सार्वजनिक करने का साहस दिखाया। ये न केवल एक कानूनी जीत है बल्कि उस धारणा पर भी प्रहार है कि न्याय करने वालों पर कोई जवाबदेही नहीं होती या फिर वो जवाबदेही से ऊपर होते हैं। मामला क्या है आपको समझाती हूँ। इस पूरे मामले में केंद्र में है संजीव चतुर्वेदी, जो हल्द्वानी में मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान के पद पर तैनात है और अपनी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिमों के लिए हमेशा ही जाने जाते रहे। उन्होंने आरटीआई के तहत हाईकोर्ट के लोक सूचना अधिकारी से 2020 से 2025 के बीच उत्तराखंड की निचली अदालतों के जजों के खिलाफ मिली शिकायतों, उन पर लागू होने वाले नियमों और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी मांगी थी। शुरुआत में हाईकोर्ट प्रशासन ने वही पुराना रुख अपनाया, इसे अत्यंत संवेदनशील जानकारी बताते हुए देने से इनकार किया। तर्क दिया कि ऐसी जानकारी देने से न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिरेगा, इसके लिए मुख्य न्यायाधीश की विशेष अनुमति अनिवार्य है। मामला राज्य सूचना आयोग पहुंच गया, जहां आयोग ने एक ऐतिहासिक व्यवस्था दी। आयोग ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार से जुड़ी तमाम शिकायतों की संख्या और उन पर हुई कार्रवाई का विवरण जनहित के दायरे में आता है। आयोग ने आदेश दिया कि भले ही व्यक्तिगत पहचान उजागर ना की जाए, लेकिन व्यवस्था की पारदर्शिता के लिए डेटा देना अनिवार्य है। खुलासा क्या हुआ वो आपको बताते हैं। 11 फरवरी को हाईकोर्ट के विजिलेंस सेल द्वारा जो जानकारी साझा की गई वो बेहद चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली बातें आपको बता देती हूँ। 1 जनवरी 2020 से 15 अप्रैल 2025 के बीच उत्तराखंड की विभिन्न निचले अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कुल 258 शिकायतें दर्ज है। ये संख्या इसलिए अहम है क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। इन 258 शिकायतों में से अब तक केवल 4 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। बाकी शिकायतों का क्या हुआ? वे किस स्तर पर लंबित हैं या फिर उन्हें क्यों बंद किया गया? ये भी एक बेहद अहम सवाल है और तल्ख सवाल है। लेकिन इस खुलासे ने दिल्ली, मद्रास और छत्तीसगढ़ जैसे उन हाई कोर्ट्स के मुंह पर तमाचा मारा है जिन्होंने अतीत में ऐसी ही जानकारी देने से मना कर दिया था। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि मामला क्या है। चलिए,
ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर है। देश का पहला हाईकोर्ट जिसने शिकायतों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अब आरटीआई से मिलेगी न्यायिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जानकारी। अवधि क्या है? 1 जनवरी 2020 से 15 अप्रैल 2025 की ये अवधि है। इन अवधि में कुल दर्ज शिकायतें हैं 258। एक्शन लिया गया है मात्र 4 पर। एक्शन रेट सिर्फ 1.5% यानी कि फॉर्मेलिटी। किन किन कोर्ट ने इनकार किया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली, मद्रास, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आपकी स्क्रीन पर। ये तमाम कोर्ट मना कर देते हैं, तर्क देते हैं सूचना गोपनीय और संवेदनशील है। आयोग का पलटवार, गोपनीयता जानकारी रोकने का बहाना नहीं हो सकता। नतीजा, जनहित में डेटा सार्वजनिक करना ही होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर 258 शिकायतें और कार्रवाई सिर्फ 4 पर क्यों? सबसे अहम सवाल जो हर नागरिक के मन में आता है वो यही है, स्ट्राइक रेट। अगर 258 शिकायतें आई तो कार्रवाई सिर्फ 4 पर क्यों? लगभग 1.5% कार्रवाई हुई तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि 58% शिकायतें झूठी है, तकनीकी रूप से कमजोर हो सकती है, जिन्हें शुरुआती जांच के बाद ही खारिज कर दिया गया होगा। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि जजों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया इतनी जटिल और आंतरिक है कि बेनिफिट ऑफ डाउट अक्सर अधिकारी को ही मिल जाता है। क्या ये व्यवस्था की सख्ती है या अपनों के प्रति नरमी? जब तक उन 254 शिकायतों के खारिज होने का ठोस आधार सामने नहीं आता, तब तक जनता के मन में ये संशय बना रहेगा कि क्या वाकई निष्पक्ष जांच हुई है। सवाल 2, पदों का वर्गीकरण और आरोपी कौन है? आरटीआई में मिली जानकारी ने संख्या तो बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये शिकायतें किस रसूख के अधिकारियों के खिलाफ है। क्या ये सिविल जज है, जूनियर डिवीजन के खिलाफ, या फिर जिला जज स्तर के अधिकारियों के खिलाफ है? अक्सर देखा गया है कि छोटे पदों पर कार्रवाई आसान होती है, लेकिन जब बात जिला जज जैसे उच्च पदों की आती है तो जांच की जो प्रक्रिया है वो अधिक गोपनीय हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। जनता ये जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार के छिंटे किस स्तर की कुर्सियों पर है। क्या उच्च पद पर बैठे लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर इन शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालने में अब लगे हुए हैं और कामयाब रहे? जजों के लिए स्पीडी ट्रायल की कमी क्यों है? एक बेहद अहम सवाल। साल 2020 से साल 2025 के बीच का ये डेटा बताता है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी जहां गति बेहद धीमी है, जिस देश में न्यायपालिका खुद ये कहती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से मिला न्याय अन्याय के समान है, वह खुद जजों के खिलाफ जांच में 5 साल का वक्त लगाना और उसके बाद वो विरोधाभासी है। क्या जजों की जांच के लिए कोई भी वैधानिक समय सीमा है, टाइमलाइन डिसाइड किया गया है या टाइमलाइन होनी चाहिए? जब एक आम सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाता है, उसके बाद जांच होती है। अधिकारियों के मामले में ये प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खींचती जा रही है? ये भी एक बेहद अहम सवाल है। भौगोलिक मैपिंग की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के हॉट स्पॉट की बात करते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखें तो राज्य में 2 हिस्से हैं, मैदानी इलाके और पर्वतीय इलाके। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों से शिकायतें अधिक आई है? अक्सर इन जिलों में जमीन के सौदे, औद्योगिक विवाद, जहां भ्रष्टाचार की संभावना अधिक रहती है। क्या ये पर्वतीय इलाके अब शांत नहीं है? क्या शांत अदालत में भी भ्रष्टाचार ने पैठ बना ली है? शिकायतों का जिलावार डेटा यह स्पष्ट कर सकता था कि न्यायिक तंत्र में कहां सर्जरी की ज्यादा जरूरत है। गोपनीयता की लक्ष्मण रेखा और निजता का ये तर्क। हाईकोर्ट का तर्क था कि जजों के नाम बताने से उनकी प्रिवेसी का हनन होगा, लेकिन सवाल यह है कि यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो क्या उसे प्रिवेसी का अधिकार मिलना चाहिए? एक लोक सेवक जब सरकारी पद पर बैठकर जनता के हितों के खिलाफ काम करता है तो उसकी पहचान सार्वजनिक करना भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे माना जाए और फिर उसके खिलाफ कैसी ये कानूनी कार्रवाई होगी? केवल संख्या बता देना आधी पारदर्शिता है, नाम बताना ही जवाबदेही है। क्या भविष्य में हम ऐसा देख पाएंगे कि दोषी जजों के नाम भी अब सामने हैं, सार्वजनिक पटल पर है, अखबारों में? सवाल कई हैं। सवाल बेहद गंभीर भी है कि उन 258 लोगों की सुरक्षा का क्या जिन्होंने शिकायत करने की हिम्मत रखी? न्यायिक तंत्र के खिलाफ शिकायत करना आग से खेलने जैसा है, खासकर वकीलों के लिए जिन्हें उसी अदालत में
दोबारा प्रैक्टिस करनी होती है। अगर शिकायतकर्ता को ये डर रहेगा कि उसकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, उसका नाम जज तक पहुंच सकता है, तो भविष्य में कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। संजीव चतुर्वेदी ने तो एक ऐसी जंग की शुरुआत की है या फिर जीती है, लेकिन उन गुमनाम शिकायतकर्ताओं का क्या जो व्यवस्थाओं के भीतर घुट रहे हैं? पूरे देश की तस्वीर कब बदलेगी? उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस कदम ने दिल्ली और मद्रास जैसे दिग्गज हाईकोर्ट को असहज कर दिया है। अब वहां के आरटीआई कार्यकर्ता भी उत्तराखंड के इस फैसले का हवाला देकर जानकारी मांगेंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। सवाल ये है कि क्या अब पूरे देश की न्यायपालिका में एक देश एक आरटीआई का नियम लागू होगा? क्या जजों की जवाबदेही तय करने के लिए एक बाहरी और स्वतंत्र लोकपाल की जरूरत नहीं है, ताकि जज ही जज की जांच करने वाली परंपरा पर सवाल न उठाए? पारदर्शिता का सफर अभी शुरू हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।